आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं जनता दल यू के बागी एमपी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, जिनसे हम बिहार की राजनीति और इनके भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग। ललन जी, बिहार में करप्शन को लेकर के जो बात की जा रही है कि नीतीश कुमार ने राज्य से करप्शन खत्म कर दिया है, लेकिन एक आरोप बीजेपी के ही एमपी लगा रहे हैं और नेता लगा रहे हैं कि वहां करप्शन निचले लेवल पे अभी भी जारी है। आप वहां सरकार के साथ 5 साल रहे हैं, आपने क्या अनुभव किया? ये देखिए, दावा करना तो अलग चीज़ है। राजनीति में कई बड़े बड़े दावे लोग करते हैं, और इस बार जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं जैसे अगले 5 वर्षों में जब वो चुनाव में जाएंगे बिहार भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है आज सरजमीन पर, धरातल पर, अफसरशाही पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। जम के घूस कमा रहे हैं। बिना पैसा के कोई अफसर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमने एक जगह कहा, आज भी हम कहते हैं, नीतीश कुमार जी को कहते हैं कि नीतीश कुमार जी, आप वेश बदल लीजिए और किसी थाने में रात में चले जाइए। आप खुद बिना आपसे पैसा लिए हुए अगर थानेदार एफआईआर दर्ज कर लेता है तो हम समझे कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भ्रष्टाचार तो प्रकाष्ठा पर है। कई मामलों में लालू जी के शासनकाल में जितना भ्रष्टाचार नहीं था उससे ज्यादा बढ़ा है हर काम में। तो इसलिए, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी इसको नहीं समझ रहे हैं। नीतीश कुमार जी खुद भी जानते हैं और समझ रहे हैं कि नीचे के स्तर पर बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन उसको एक जामा पहनाने के लिए, उस पर एक पर्दा ढकने के लिए नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, इसकी बात कर रहे हैं। बिहार को करप्शन फ्री बनाने की योजना के तहत बिहार की सरकार ने सर्विस एक्ट बनाया है। अब राइट टू सर्विस एक्ट उन्होंने बनाया है। उसमें एक उन्होंने दिया है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जो थाने में जाता है, वो 1 सप्ताह में अगर जो थानेदार या जो अफसर उसके लिए डिप्यूटेड है वो अगर रिपोर्ट नहीं करता है पासपोर्ट ऑफिस को, तो उस पर कार्रवाई होगी। अब अगर वो पुलिस अफसर लिख के पासपोर्ट ऑफिस में भेज देता है कि हम 1 सप्ताह में 3 बार उनके यहां गए और तीनों बार उनका घर का ताला बंद था, बताइए, ऐसे भ्रष्टाचार रुक जाएगा क्या? लेकिन वो जो आवेदक है पासपोर्ट का, उस बेचारे को तो फिर 3 महीना का चक्कर लगा, फिर पासपोर्ट ऑफिस जाएगा, दोबारा वेरिफिकेशन के लिए आएगा और तब फिर जाएगा। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा अरोगेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा वो उन पे गुमान हो गया है। जो उनको जानने वाले और उनके साथ जो लोग अभी भी हैं वो कहते हैं कि एरोगेंट है, और एरोगेंट हो गया, और इस चुनाव के बाद कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गए। तो हो जाता है अहंकार, लेकिन अहंकार जो है, रावण से ज्यादा शक्तिशाली इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हुआ। और जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो किसी का अहंकार नहीं रहता है। प्रजातंत्र में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। बिहार में एक तरह से मीडिया पे एक तरह से सेंसर लगा हुआ है और कोई भी मीडिया गवर्नमेंट के खिलाफ में लिखने से बचता है। क्या ऐसा, चूंकि आप 5 साल रहे हैं वहाँ की सरकार के साथ, तो क्या ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक फैसला था? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। पिछले 3-4 वर्षों में जो परिस्थिति पैदा हुई है कि सारे प्रिंट मीडिया के लोग विज्ञापन के बल पर अपनी अखबारों को चलाना चाहते हैं, और विज्ञापन के लिए वो राज्य की सरकार पर निर्भर है। राज्य की सरकार इसका फायदा उठाती है और उन पर दबाव देके कि अगर ये करोगे तो विज्ञापन बंद होगा। सैकड़ों दर्जनों उदाहरण आपको मिल जाएंगे बिहार में। एक अखबार ने, किसी ने अगर कोई गलत खबर छापी, अगले दिन उसका विज्ञापन बंद। नौकरशाही में आपने करप्शन की बात कही है, लेकिन पॉलिटिक्स में भी क्या करप्शन है बिहार जेडीयू और बीजेपी? पूरा टोटल है। कौन नीतीश कुमार जी के कितने मंत्री हैं जो करप्शन फ्री हैं? जरा नीतीश कुमार जी बताएं। अगर उनको साहस है और उनमें इतना नैतिक बल है कि वो बिहार में जो कह रहे हैं उस बल पर अगर वो चलाना चाहते हैं, तो वो बताएं कितने उनके मंत्री हैं, उनके सहयोगी हैं जो भ्रष्टाचार से अलग हैं। बियाडा के जमीन को राजनेताओं को के बीच, उनके परिवारों के बीच बंदरबाट किया गया है, जिसको लेकर के काफी अनरेस्ट है पार्टी में। देखिए, अभी हमारी जो जानकारी हमको है और हम उस पर अभी
स्पेसिफिक नाम नहीं बताना चाहेंगे, स्पेसिफिक नाम पर नहीं कहना चाहते हैं। इसलिए नहीं कहना चाहते हैं कि अभी हमने मांग की है सरकार से, और सरकार को हमने कहा है कि अगर आप सरकार जैसा आप दावा करते हैं कि आप सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ चला रहे हैं, आप पूरी ईमानदारी के साथ बिहार में सुशासन चला रहे थे, सुशासन का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, तो अगर आप चला रहे हैं तो आप में इतना साहस होना चाहिए कि सच को स्वीकार करें। हमने मांग किया है उनसे कि आप श्वेत पत्र जारी करिए कि पिछले 1 वर्षों में बियाडा की जमीन कहां-कहां और किसको आवंटित की गई है, वे कौन लोग हैं, ये हमने मांग किया है उनसे। और नहीं तो जिस दिन हम समय पूरा हो जाएगा उस दिन हम काला पत्र जारी करेंगे कि ये इनका काला चेहरा है। देखिए, फारबिसगंज की घटना, तो फारबिसगंज हम खुद गए थे और हमने देखा है फारबिसगंज की घटना, और फारबिसगंज की घटना एक पुलिस गोली कांड नहीं, निर्मम वहां अल्पसंख्यकों की हत्या है। जिस ढंग से एक व्यक्ति जो सत्ता पक्ष के सहयोगी दल के बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उनके पुत्र की फैक्ट्री को सुरक्षित करने के लिए, उनके पुत्र की फैक्ट्री को आगे का रास्ता उसका बंद करने के लिए ग्रामीणों का, ये सारा काम वहां हुआ। हमने मांग किया है वहां फारबिसगंज में जाके कि 29 तारीख से 3 तारीख तक बिहार के उप मुख्यमंत्री के टेलीफोन रिकॉर्ड्स की जांच की जाए। कितने टेलीफोन रिकॉर्ड्स कॉल फारबिसगंज से के कलेक्टर, एसपी और एसडीओ को गई है, इसको वो सार्वजनिक करें। जब हम 2010 के मैंडेट की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करते हैं, तो जेडीयू और बीजेपी ये दावा करती है कि उनको विकास के नाम पे वोट मिला है और विकास की सरकार है। देखिए, 2 बात है। एक तो 2010 के चुनाव का मैंडेट की बात है, तो नीतीश कुमार जी और उनके सहयोगी अपना पीठ थपथपाने के बजाय लालू जी का धन्यवाद करें, लालू जी का आभार व्यक्त करें। लालू प्रसाद जी ने अगर अपने आप को बार बार हर फेज के चुनाव में, हर चरण के चुनाव में अगर अपने को मजबूती के साथ मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया हो जाता, तो शायद नीतीश कुमार जी बोलने के लायक नहीं होते। तो इसलिए उनको तो मैंडेट जो है वो लालू जी की कृपा से उनको मिली। लेकिन जहां तक विकास की बात है, अब विकास तो जो सर्वांगीण विकास जिसको आप कहते हैं, वो होता है बिजली के क्षेत्र में। तो आप जरा बिहार की बिजली की स्थिति देख लीजिए, और 5 वर्षों के शासनकाल में नीतीश कुमार जी 6ठे साल में जा रहे हैं। 5 वर्षों के शासनकाल में क्या क्या कदम उन्होंने उठाए बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बिजली जो है वो संविधान के कंकरेंट लिस्ट में है, और कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि केंद्र की सरकार आपको सहयोग कर सकती है, मदद कर सकती है, वो आपकी जरूरतों को पूरे तौर पर पूरा नहीं कर सकती। तो बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में 5 वर्षों में क्या किया आपने? 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन आप बढ़ा नहीं पाए। नीतीश कुमार जी बार बार घूम घूम के कहते हैं कि कोल ब्लॉक्स केंद्र की सरकार हमको नहीं दे रही है। अरे, कोल ब्लॉक्स तो तब मिलेगी ना जब कोई बिजली की यूनिट जमीन खरीद ले फैक्ट्री लगाने के लिए, सारा जो उसके फैक्ट्री से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा कर ले, उसके बाद वो अगर केंद्र से कोयला मांगे तब एक बात होती है। अभी कोई फैक्ट्री लगाने वाले जो लोग जो निवेश करने के लिए बिजली के क्षेत्र में तैयार है, कहीं किसी ने कोई जमीन नहीं खरीदा, कोई जमीन वहां उपलब्ध नहीं कराया। तो जब उपलब्धि नहीं करा तो आप ब्लॉक्स की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये सब चीज जनता का ध्यान बटाने के लिए है। सिंचाई के क्षेत्र में बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था सिंचाई पर आधारित है। सिंचाई के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी बताएं कि 5 वर्षों में उन्होंने कितने अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था सृजित की। अब आप चले आइए ओवरऑल डेवलपमेंट, जो मनरेगा या और है, ये जितना काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं या जो कुछ भी वहां कुछ हुआ है वो केंद्र के पैसे से हुआ है। जो स्टेट हाईवे जितनी बनी है वो राष्ट्रीय सम विकास योजना के पैसे से बनी है। राष्ट्रीय सम विकास योजना का पैसा तो केंद्र का पैसा है।
फिर बिहार जो ग्रामीण सड़कें बनी है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी है, केंद्र का पैसा है। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पैसे से हुआ है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी का ये दबाव, और उस पैसे में भी सीएजी का जो रिपोर्ट है वो 11,000 करोड़ रुपए का जो बिल है वो सबमिट नहीं हुआ है। अगर 11,000 करोड़ रुपए 5 वर्षों में आपके शासनकाल में अगर उसका बिल नहीं सबमिट हुआ है, और आज 2005 में 2006 में जो काम हुआ उसका आज भौतिक सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा? चूंकि 5 साल तक आप सरकार के साथ रहे हैं, आपने वहां रह करके क्या महसूस किया? ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दया के पात्र होकर रह गई है और वो बिल्कुल वही मानने को तैयार है जो नीतीश कुमार करना चाहते हैं? भाई अभी तो हमको लग रहा है कि जितनी घटनाएं हो रही है, फारबिसगंज की घटना हुई, सब तो देख के लग रहा है कि नीतीश कुमार जी अब डिपेंडेंट हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। अब भारतीय जनता पार्टी के गोद में चले गए हैं वो। अभी बीजिंग से लौटने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार की सड़कों को बीजिंग की तरह बनाने की बात कही है। ठीक वैसे ही जैसे आज से 7-8 साल पहले लालू यादव ने कहा था कि हेमा मालिनी की गाल की तरह सड़कें बनेंगी। मैंने आपको पहले ही कहा कि नीतीश कुमार जी लालू जी के रास्ते पर चल चुके हैं, और जब लालू जी के रास्ते पर आदमी चल चुके हैं, अब आप एक बात समझिए कि जब समस्या सामने खड़ी होती है तो उस समस्या का निदान ढूंढने के बजाय उसका फोकस हटाने का प्रयास नीतीश कुमार करते हैं। मैं 3 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। अभी बिहार में गर्मी का समय आया है, बिजली का संकट है, और जब बिजली का संकट हुआ तो नीतीश कुमार जी भूटान चले गए पनबिजली योजना को देखने के लिए, और लोगों को वहीं से प्रेस में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी पनबिजली योजना को देख रहे हैं और एकदम बिहार में ऐसा कर देंगे जैसे भूटान जैसी स्थिति बिजली की हो जाएगी। ये ध्यान बटाने का तरीका है, इसलिए कि वो उस काम को कर नहीं सकते हैं। कोसी का बाढ़ 4 साल तक वो सुस्त थे, 1 साल तक, पिछले 1 साल में भी उनको ध्यान नहीं आया, लेकिन जब बाढ़ का समय आया तो दिल्ली आके जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं सलमान खुर्शीद साहब, उनसे मिलने चले गए। क्या है भाई, तो कोसी का जो काम चल रहा है उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं हो रहा। अब आप बताइए, जब बाढ़ का समय आएगा तो आपको कोसी याद आ गया, जब बिजली की समस्या होगी तो आपको बिजली का होगा। अब जो सड़क इनके 5 साल बना, इनके समय में सम विकास योजना के पैसे से ही स्टेट हाईवे बना, उसका कॉन्ट्रैक्ट था कि 5 साल तक जो बनाने वाला है वो मेंटेन करेगा। अब वो 5 साल खत्म हो रहा है, तो अब 5 साल जब खत्म हो रहा है और सड़क की स्थिति खराब होगी, नीतीश कुमार जी के बूते की चीज नहीं है उसको बनवाना, तो अब चले गए बीजिंग और कह रहे हैं कि हम बीजिंग की तरह सड़क बनवा देंगे। अरे वाह भैया, उसके लिए संसाधन तो पहले जुटाइए। ये थी पहले दौर की बातचीत, और अगले दौर की बातचीत में हम जानना चाहेंगे कि ललन सिंह की भविष्य में क्या योजनाएं हैं और क्या करना चाहते हैं और बिहार में वो कहां पे हैं। फिलहाल एक ब्रेक।